Hello everyone, dear students. Today the most important topic of this chapter 1, nutrition in plants. Today we are going to discuss about the nutrition for plants. So some important topics are remaining in this chapter. Now today we have discussed nutrition in plants. The first topic for today is symbiotic relationship, rhizobium, nitrogen fixation, saprotrophs, insectivorous plants, cactus plants. So today we have to discuss these important topics. So let us start with the first topic. Here in slides, न्यूट्रिएंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में बनाकर आप लोग को दिया था कि न्यूट्रिएंट्स की बहुत आवश्यकता होती है और उसमें हम ये भी बताएं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने बताया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स बीइंग रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड दिस पॉइंट्स। Plants absorb minerals, nutrients from the soil in order to make their own food and for other important process. Second point, soils need to be enriched with nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. regularly. Third point हमारा क्या है? Only then can we grow plants and keep them healthy. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर आर 17 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। फिफ्थ पॉइंट है 6 आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्ट आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एट लास्ट पॉइंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज वाइल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये जो हमने पॉइंट आप लोग को बताया, प्लांट एब्जॉर्ब, सॉइल्स नीड, ओनली देम कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी, देयर आर 17 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्ट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को रिक्वायर होता है लार्ज क्वांटिटी के लिए, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल क्वांटिटी के लिए। तो जैसे कि हमने जो बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब जो है ना सभी के लिए जरूरी होता है। पौधों के पोषक तत्व वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसकी आवश्यकता पौधे को उसके जीवन, वृद्धि और उसके शरीर की अन्य क्रियाओं को चलाने के लिए होती है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो सके, उसमें वृद्धि हो सके। ठीक है, और यह जो टिश्यू, क्योंकि हमने बताया था कि सेल से बनता है क्या, टिश्यू। ठीक है, और ढेर सारा टिश्यू मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ढेर सारा ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम्स बनता है, और ऑर्गन सिस्टम बन करके एक कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखेंगे जो हमारा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर आर 17 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। अब हम उस 17 जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए, उसके बारे में आपको नाम हम बता देते हैं। आप थोड़ा ध्यान से नाम सुनिएगा। फर्स्ट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, निकल,
जिंक। ये जो हमारा 17 जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैंगनीज, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, निकल, जिंक। तो ये जो हमारा था ना कि 17 इंपॉर्टेंट क्या था, न्यूट्रिएंट्स था। लेकिन एक नीचे और पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट में दिया हुआ है कि देयर आर 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और रेस्ट आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। जो 6 इंपॉर्टेंट है उसमें हो गया हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो हमने ये इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, एलिमेंट्स के बारे में जाना, जिसमें 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे और रेस्ट हमारा क्या था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो हम जो भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो पौधों के लिए आवश्यक खनिज तत्वों की संख्या कितनी होती है, 17। ठीक है। और 6 जो होते हैं हमारा क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी फसलों या पौधों में पोषण में 96% भाग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। कोई भी प्लांट्स में 96% जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। और शेष जो 4% बच गया उसमें अलग अलग 13 एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है। इनमें से जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। और हमें प्रत्येक तत्व का पौधों के अंदर अलग अलग कार्य और महत्व होता है जो विभिन्न अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। कोई एक तत्व दूसरे तत्व का कंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि हम ये जो 6 एलिमेंट्स का नाम बोले, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो ये हमें क्या करता है, इसका यदि बैलेंस बिगड़ता है तो सीधा इसका हमको प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स बीइंग रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। ठीक है। और हमें हमेशा मिट्टी का जो परीक्षण है, मिट्टी का जो इंस्पेक्शन है, हमें इन्हीं जैविक खादों और उर्वरकों का प्रयोग से करना चाहिए। आगे चलेंगे तो हमें राइजोबियम के बारे में पढ़ना होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ना होगा। तो इन सारे चीज के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और भी मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर सेड टू बी इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी इसका हिंदी होता है सहजीवी। ठीक है। सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ जो फंगी वो पौधों के जड़ों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड
in turns receive help from it to take up water and nutrients from the soil. यानी ये क्या करता है कि वाटर्स और न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेता है? मिट्टी से लेता है, ठीक है। दिस एसोसिएशन वर्क्स एज वेल दिस एसोसिएशन वर्क्स वेल फॉर बोथ द फंगी एंड द ट्री। एंड अनदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल is of rhizobium bacteria. Next, they reside in the root nodule of leguminous plant. अब लेगुमिनस प्लांट किसको बोलते हैं? दलहन के जो पौधे होते हैं उसमें लेगुमिनस, उसी को लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट है they resides in the root nodules of the leguminous plants. The bacteria provide a plant with nitrogen that they fix. In turn, they get shelter and food from the plant. अब बात करते हैं, अब देखते हैं कि ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो जो पौधे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को आश्रय और भोजन, जो पोषक तत्व जो होते हैं उसका क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। और इस तरह के जुड़ाव को सहजीवन या सहजीवी संबंध कहा जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है सहजीवी संबंध कहा जाता है। यानी सहजीवी पौधों को सिम्बायोट्स के रूप में भी जाना जाता है। यानी सिम्बायोटिक प्लांट्स को सिम्बायोन्ट्स के रूप में भी जाना जाता है। यानी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं लाइकेन। लाइकेन में एल्गी होता है और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। लाइकेन एक एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं। तो लाइकेन में फंगस और एल्गी दोनों एक साथ रहते हैं और जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाता है, जबकि फंगस जो है वो एल्गी को क्या देता है? आश्रय देता है, पानी देता है तथा खनिज लवण देता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बात हम करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए आप समझिए। चना और सेम, सीम जो गांव में सीम देखा जाता है, जैसे पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जो चना, इस समय तो चना का सीजन है, तो चना और सेम जैसे पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और ये जीवाणु वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। यानी राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है? टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आगे चल के, जब हमारा टॉपिक आएगा राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ने के लिए, और आप शायद नीचे स्लाइड्स में कुछ दिख भी रहा है राइजोबियम टर्म जो दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं दे रिसाइड्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, ठीक है। यानी ये जो हमारा है राइजोबियम बैक्टीरिया, हम नीचे जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि दे रिसाइड्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट। बैक्टीरिया प्रोवाइड्स अ प्लांट with nitrogen to fix in turn their shelter and food from the plants. अब आगे हम डिस्कस करते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? तो राइजोबियम इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into a soluble form that can be utilized by plants, यानी नाइट्रोजन। यानी कहाँ जो हमने बात किया कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको क्या करता है? नाइट्रेट में क्या करता है?
कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कौन? तो राइजोबियम। और राइजोबियम क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में क्या करता है, चेंज करता है, जिसका नाम क्या है, नाइट्रेट। ओके। It usually resides in the roots of leguminous plant like pea, gram, mung, etc. and is instrumental in providing these plants with the rich source of nitrogen. और इन्हीं राइजोबियम बैक्टीरिया के चलते, इसी राइजोबियम बैक्टीरिया के चलते जो हमारा लेगुमिनस प्लांट है उसमें नाइट्रेट क्या होता है, बनता है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स एंड सॉइल। ठीक है, नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर सॉइल एंड फॉर प्लांट्स। हाउएवर नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। ये जो 2 पॉइंट दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिए। और नीचे भी दिया हुआ है कि द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म that can be used by plants and other living organisms is called nitrogen fixation। तो हम आज बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अब हम जानेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो कैसे होता है। हमें पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। सभी को पता है कितने होते हैं, 78%। ठीक है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में होते हुए भी वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो पौधों के लिए अनुपयोगी होता है। तो पौधों में नाइट्रोजन को गैसीय रूप में प्राप्त करने के लिए, गैसीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए, गैसीय रूप में उसे एक्सेप्ट करने के लिए पौधे को क्या चाहिए, उसे नाइट्रेट चाहिए। क्या चाहिए? नाइट्रेट चाहिए। और यह जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। नाइट्रेट यानी NO3 और नाइट्रेट क्या हो गया, NO2। ठीक है, तो हम इस कंपाउंड में उपस्थित नाइट्रोजन को जो कन्वर्ट करता है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। वही जो बैक्टीरिया है वही नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। तो आपको बता देते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए 2 तरह से फिक्सेशन होता है। एक तो बाइनेचुरली होता है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। तो हम अगर नेचुरली बताते हैं तो लेगुमिनस फैमिली जो होते हैं ना उसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस भी होता है, वो वर्षा के दिनों में होता है। तो जनरली हम पहले आपको बता देते हैं कि पौधों की जड़ों में जो गांठ टाइप का उपस्थित होता है, ठीक है, जो गांठ टाइप का होता है, और इन गांठों के ऊपर इनके निकट जो उसके नीचे जो भूमि होता है उसमें उसके नज़दीक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं उसमें उपस्थित रहते हैं। और ये जीवाणु का काम क्या है कि वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को लेकर उसे नाइट्रेट में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और पौधे मिट्टी से नाइट्रेट ग्रहण करके वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। आप ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन से नाइट्रेट जब बन जाता है तो पौधों के लिए क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। इस प्रकार हम यह समझेंगे कि इन पौधों के कट जाने के बाद
खेत में नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा पहले के तुलना में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि लेगुमिनस प्लांट में मिट्टी के उर्वरकता क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। और दूसरी बात करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करते हैं, विद्युत विसर्जन के द्वारा कैसे होता है। तो वर्षा ऋतु या अन्य दिनों में जब इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होता है तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के रिएक्ट कर करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। हम जब नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारा चीज के बारे में हमको आज जानना होगा। ठीक है, यदि आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो हमें आप कमेंट में लिखिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं है, इसके लिए हम अलग से आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का और ये जो बोलते हैं लेगुमिनस का, यानी कुल मिलाकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन का हम एक अलग से आपको वीडियो बना करके डाल देंगे, आप उसे बढ़िया से समझ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो विद्युत विसर्जन जो होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, उसमें हम नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। किससे किससे मिल करके, तो एक तो होता है नाइट्रोजन से मिल करके और दूसरा होता है ऑक्सीजन से मिल करके। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब आप समझिए, अब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप लोग समझ रहे हैं ना। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रेन वाटर होता है उसमें घुल करके NHO3 यानी हमारा क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, जब एसिड रेन आप पढ़े थे तो एसिड रेन इसी को बोलते हैं। बात समझ में आया। एसिड रेन आपको क्लास 6 में समझ में आया होगा, जब एसिड रेन हम पढ़ा रहे थे तो आप लोग को एसिड रेन के बारे में समझ आया होगा कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वर्षा में मिलता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, और ये जो एसिड होता है सॉइल में जाकर के क्या होता है, जो उसमें जो लाइम होता है या अन्य कोई बेसिक एलिमेंट होता है, जो बेसिक पदार्थ होता है, उसके साथ रिएक्ट कर करके क्या बनता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट बनते हैं, जो कि पौधों के लिए क्या काम करता है, खाद का काम करता है। तो हमने सोचा समझा कि नाइट्रोजन लिया ऑक्सीजन दोनों मिलकर के रिएक्ट किया तो क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके हमें क्या बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। क्या बना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में मिल करके, यानी जिसको रेन वाटर के रूप में मिल करके क्या बना, नाइट्रिक एसिड बना, यानी NHO3। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं पैरासाइट्स की। ए पैरासाइट्स इज अ हेटेरोट्रॉप, दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। यानी पैरासाइट्स के बारे में जाना कि पैरासाइट इज ए हेटेरोट्रॉप, और हेटेरोट्रॉप आपको समझ में आया, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड या न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म टू विच द पैरासाइट लैचेस ऑन टू इट्स कॉल्ड होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है, घर। ठीक है, द होस्ट इन द प्रोसेस
it deprive of all nutrients for its own growth. They are consumed by the parasites. हम बात करते हैं कि जो जीव किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं या भोजन के लिए या आवास के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। और पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? परजीवी। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? परजीवी। जैसे कि आपने जोंक के बारे में नाम सुना होगा, एंड अमीबा के बारे में सुना होगा, तो ये सब क्या है? पैरासाइट्स है। फॉर एग्जाम्पल कस्कूटा यानी अमरबेल। अमरबेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ए नॉन ग्रीन प्लांट से होता है, ठीक है। दे दैट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच दे आर ग्रोइंग। अच्छा, ये अमरबेल के बारे में आपने सुना होगा। ये ऐसा पैरासाइट्स है जो एक लत्तर जैसा, आपको बहुत से पेड़ों पे ऐसा होगा जिस पे पूरी तरह से उसको कवर किया हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कस्कूटा बोलते हैं। और उसी कस्कूटा को हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स। अब बात करते हैं सेप्रोट्रॉप्स की। तो ऑर्गेनिजम्स विच रिलाई ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। यानी जो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, ठीक है। और वो मरा हुआ या सड़ा हुआ चीज़ को क्या करता है? उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी इसको मृत्युपजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स को? मृत्युपजीवी। और इसमें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उस मोड को क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन लेने का? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो फंगी। और फंगी क्या करता है? सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन। अब देखिए, हम बताते हैं कि प्रोटीन्स को क्या करता है? उसके अमीनो एसिड में क्या कर देता है? बदल देता है। यहां कहा गया ना कि फंगी सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ये बोला गया फंगी सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड और डिकेइंग मैटर पर, और कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है? प्रोटीन होता है, सॉरी अमीनो एसिड होता है। और लिपिड्स नामक जो तत्व होता है, लिपिड्स नामक जो एलिमेंट्स होता है, उसको फैटी एसिड में और ग्लाइसरील में क्या करता है? उसे चेंज कर देता है। यानी हमें यह भी चीज जानना होगा कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है, मृत्युपजीवी पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। इस तरह के पोषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किन किन उचित तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी करीब 80 से 90% जो सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ना, वो कहाँ बनते हैं? पानी में बनते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, यानी बहुत ही कम सेप्रोफाइट्स होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना बढ़ पाते हैं और पानी और मिट्टी से ऊपर उठते हैं, इसलिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ज्यादातर तत्व जो है वो सेप्रोफाइट्स ग्रहण करते हैं, जिसमें कार्बन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, और कभी कभी आइसोन्स जैसे तत्व को क्या करता है? आइसोन्स जैसे एलिमेंट को क्या करता है? उसे आवश्यकता पड़ती है। तो हमने सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा कि यह डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को क्या करता है? अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। एग्जाम्पल में फंगी को ले लिए। और वो जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट्स करता है, जिसको वो क्या करता है? अमीनो एसिड के रूप में लेता है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
आपने कभी ब्रेड खाया होगा, तो जब आपने ब्रेड खाया तो जब बहुत दिन से ब्रेड रह जाता है, इस फिगर में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्रेड है। आप इस फिगर को अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। और देखिए कि इस पे ऊपर ब्राउनिश ब्राउनिश टाइप का क्या हो गया, जो हमारा, जैसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं भुआ जाना। क्या बोलते हैं हिंदी में? ए भुआ गया, खराब हो गया। तो यही जो है ना हमारा क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है। नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जानते हैं। कीटभक्षी पौधे, इसको क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पौधे। इसको क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पौधे। यानी प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। वैसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है उसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। दीज प्लांट्स आर ग्रीन। ये पौधे कैसे होते हैं? हरे होते हैं। और इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? होती है। बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशेंट सॉइल्स। लेकिन ये नाइट्रोजन डिफिशेंट सॉइल्स में क्या होता है? वृद्धि करता है। सो इन ऑर्डर टू गेट नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट्स। ठीक है। दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव देयर पार्ट मॉडिफाई फॉर अट्रैक्टिंग एंड कैचिंग इंसेक्ट्स। जैसे पीचर प्लांट्स हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया। अब आपको बताते हैं, अब जानेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसे अपना भोजन को खाता है। यानी ये जो पौधे होते हैं ना, कीड़ों को या कीटों को फंसाकर खाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। ये जो है ना कि कोई भी इंसेक्ट आया और जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, आया और कोई भी इंसेक्ट यहाँ बैठ गया। बैठने के बाद ये क्या होता है? ये अंदर की ओर क्या होता है? चला जाता है। अब ये जो अंदर की ओर आया, तो अंदर आने के बाद इसके किनारे किनारे विस्कस लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? विस्कस लिक्विड होते हैं। और जो इंसेक्ट इसके अंदर आया, और ये लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और चूंकि लंबाई इसका ज़्यादा होने के कारण वो नीचे जाने के बाद यह जो है ऊपर की ओर नहीं वापस निकल पाता है। और ये ऊपर का जो कवर है वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। जिससे वो बहुत दिन तक अपना भोजन को क्या करता है? करता है। ठीक है। आपने कटकरेजी का नाम सुना होगा, जो गांव देहात में ऐसे पौधे होते हैं, उसका भी हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। संडियो भी एक जो है वो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। संडी हो गया, ब्लैक डुवर्ट हो गया, उसके बाद फिर वेनस फ्लाई ट्रैप है, फिर सारासिनिया है, उसके बाद बटर वर्ट्स है, उसके बाद फिर कोबरा लिली है। यानी ये सब जो हमारा है ना, हमारा ये सब एग्जाम्पल किसका है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैक्टस प्लांट। यानी मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, और यह जो होता है हरे पौधे में होता है अधिकांश। जबकि इन केस ऑफ सम डेजर्ट प्लांट, लेकिन कुछ जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, जो रेगिस्तान जो बालुई क्षेत्र में पाए जाते हैं, इट टेक्स इन देयर स्टीम। वो कहाँ लेता है? क्या उसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? स्टेम में होते हैं। एंड इवन ब्रांचेस, और यहाँ तक कि उनके शाखाओं में। Cacti are found in the desert and their leaves are modified into spines to avoid loss of water due to transpiration. Transpiration क्या होता है? यानी लॉस ऑफ वाटर। यहाँ लिखा हुआ है लॉस ऑफ वाटर। यानी ये क्या करता है? जिससे कि वो कटीले जो पौधे होते हैं, आप फिगर में देखिए ध्यान से,
इस फिगर में देखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ हो रहा है, स्टीम में हो रहा है, क्योंकि वो जो ग्रीन स्टीम है वो उससे ट्रांसपैरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जो स्पाइंस है उससे हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यानी जो ट्रांसपैरेशन जो होगा फोटोसिंथेसिस के बाद वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देयरफॉर द ग्रीन स्टीम enables स्टीम टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब आपको इन सारे चैप्टर्स का जो चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपको अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इन लीव्स? Next, give the brief description of the process of synthesis of food in green plants. Next question, show with the help of a sketch that the plants are ultimate source of food. आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे करके इसको बताइएगा कि आपको कितना ये टॉपिक समझ में आया और कहाँ पे कौन सा टॉपिक समझने में आपको समस्या आई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।